Welcome to Steep Concept students. Today's topic of discussion is X-rays and atomic number. तो X-rays की प्रोडक्शन कैसे होती है, X-rays क्या होती हैं और एटॉमिक नंबर से इनका क्या रिलेशन है और मोज़ले ने X-rays पर कैसे काम किया, यानी मोज़लेज़ लॉ जो पेश किया था उन्होंने 1913 के अंदर, उसको जो है वो हम आज इस जो है वो वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे इन चीज़ों को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। तो देखते हैं जी एक्स-रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं और एटॉमिक नंबर से इनका क्या रिलेशन है। तो एक्स-रेज़ की प्रोडक्शन इसकी जो है वो एक छोटी सी लाइन में जो है वो इसको डिफाइन किया है। एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद मेटल हैवी मेटल एनोड। यहाँ पे आएगा हैवी मेटल एनोड, हैवी मेटल एनोड। जब किसी हैवी मेटल के एनोड पर हम जो कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसको स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक होने पर क्या होता है, वहां से एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं। हैवी मेटल का क्या मतलब है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको हैवी मेटल्स कहा जाता है। उनमें से किसी भी मेटल का इस्तेमाल किया जाए अगर एनोड के तौर पर और उस एनोड के ऊपर आप बम्बार्ड करवाएं कैथोड रेज को यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, देन व्हाट हैपन्स, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, ठीक है। तो एक्स-रेज की प्रोडक्शन होगी वहां पर। देखें इसको जो है वो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये कैसे होता है जी, एक डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक साइड पे लिया हुआ है कैथोड, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कैथोड है नेगेटिव चार्ज वाला, और इस साइड पे है पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड, ठीक है। तो एनोड और कैथोड हमारे पास मौजूद है, लेकिन एनोड जो है इसके साथ हमने एक हैवी मेटल का जो है वो एनोड बनाया हुआ है, हैवी मेटल अटैच की हुई है, ये मेटल आपको नजर आ रही होगी। तो करते क्या है जी, कैथोड से रेज जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, कैथोड से एक्स-रेज इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम जो कैथोड है बैक साइड पे कैथोड लगाते हैं, उसके फ्रंट के ऊपर हम लगाते हैं टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट में से जब करंट गुजरता है तो वो टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो जाता है, उसके अंदर जो एटम्स है वो एक्साइट हो जाते हैं और पीछे से नेगेटिव चार्ज जो होता है, जो कैथोड होता है, वो उन एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में मदद देता है। तो ये बाहर निकाल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो जाती हैं इस तरफ। फिर इलेक्ट्रॉन की बीम को हम एक कनकेव सरफेस के ज़रिए, ये कनकेव लेंस हो सकता है, कोई भी कनकेव सरफेस है जो इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या करे, एक पॉइंट पे फोकस करवा देती है, ठीक है। पीछे से जो बीम्स आ रही हैं ये क्या करते हैं, उनको कन्वर्ज करके, ठीक है, एक पॉइंट पे फोकस करवाते हैं और फोकस करवा के यहाँ पर जहाँ पर ये फोकस करवा रहा है उस जगह पर आगे क्या है, हैवी मेटल का एक एनोड मौजूद है, ठीक है। ये हैवी मेटल एनोड है। तो हैवी मेटल एनोड पे जाके जब ये रेज जो है वो टकराती हैं, ठीक है, कैथोड रेज टकराती हैं, तो यहाँ से नई रेज प्रोड्यूस होती हैं। इन रेज को हम कहते हैं एक्स रेज, ठीक है। ये रेज क्या है, एक्स रेज। अब ये हमने थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है, ठीक है, ये टेढ़ा लिया जाता है। अगर ये बिल्कुल सीधा लें, ठीक है, तो जो कैथोड रेज जाके टकराएंगी वहां से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी वो, क्योंकि ये तमाम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे कैथोड रेज जाके टकराएंगी, वहां से एक्स रेज इधर को भी जाएंगी, बाहर को भी, ठीक है, हर डायरेक्शन में वो जो है वो क्या होंगी, प्रोपागेट होंगी, हर डायरेक्शन में एमिट होंगी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं ताकि ये एक्स रेज इस डायरेक्शन में ज़्यादा, इनकी जो मिकदार है वो इस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि एक्स रेज हर डायरेक्शन में एमिट होती हैं, लेकिन हम उनका सिर्फ एक पोर्शन, कुछ पोर्शन ही जो है वो यूजफुल पर्पसेस के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़फुल जो है वो इसका कुछ पोर्शन ही होता है, सारी की सारी एक्स-रेज को जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो है वो कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस करके उनको बम्बार्ड करवाया, उनको जो है वो एक मेटल को टारगेट बना के उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, तो वहाँ से नई रेज प्रोड्यूस हुई। इनको नाम दिया गया जी एक्स-रेज का, ठीक है। अब ये जो एक्स-रेज थी इनको स्टडी किया गया तो पता चला ये एक्स-रेज हर मेटल के ऊपर डिपेंड करती हैं, मेटल की नेचर पर डिपेंड करती है एक्स-रेज की नेचर, ठीक है। उनकी वेवलेंथ की नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टारगेट मेटल पे। अगर आप टारगेट मेटल चेंज करते हैं तो एक्स-रेज की नेचर भी चेंज हो जाती है, उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। किस तरह से पता चला इसके बारे में, देखिए एक्स-रेज प्रोड्यूस होकर आ रही हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर,
फिर हमने क्या किया, इन एक्सरेज को स्टडी करने के लिए इनको प्लाटिनम की एक स्लिट में से गुजारा। स्लिट कहते हैं कि अगर आप किसी भी मेटल का कोई पीस लेके उसमें एक छोटा सा सुराख कर दें, ठीक है, तो उस सुराख को हम कहेंगे एक स्लिट है। ये प्लाटिनम मेटल है, प्लाटिनम मेटल के दरमियान में यहाँ पे एक छोटा सा सुराख है, एक स्लिट है। बाकी रेज पीछे रुक जाएंगी, उस स्लिट में से सिर्फ कुछ रेज ही गुजर के आएंगी, एक बीम बन जाएगी रेज की, ठीक है। फिर वो स्लिट में से गुजरने के बाद उनको एल्यूमिनियम की विंडो में से इमर्ज करवाया। इमर्ज क्या होता है, एक होता है कि अगर जो है वो किसी किस्म की रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, तो दूसरे मीडियम में एंटर होने पर क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। लेकिन उस मीडियम में एंटर होने के बाद उस मीडियम की मोटाई है कुछ, उस मीडियम में ऐसे एंटर हुई, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर जब उस मीडियम से बाहर निकलेंगी फिर डायरेक्शन चेंज करेंगी। यानी 2 दफ़ा एक प्रोसेस होगा डायरेक्शन चेंज होने का। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। 2 दफ़ा जब रिफ्रैक्शन हो, पहले एक मीडियम से एंटर हो दूसरे मीडियम में, फिर उस मीडियम से निकल के फिर पहले वाले मीडियम में आए, लेकिन मीडियम वही है दोनों साइड पे, लेकिन दूसरी साइड से बाहर निकले, तो इसको कहते हैं इमर्जिंग। तो हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की विंडो लेके उसको इमर्ज करवाया रेस को, ठीक है। इधर से एंटर हुई, दूसरी तरफ से बाहर निकल गई, इस प्रोसेस को इमर्जिंग कहते हैं, ठीक है। हमने इन रेज को इमर्ज करवाया, इमर्ज कर एल्यूमिनियम की विंडो से, एल्यूमिनियम की विंडो से इमर्ज करवाने के बाद इनको स्ट्राइक करवाया किसके ऊपर, ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल है, K4Fe(CN6), पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, या फिर हेक्सासियानोफिरेट, ये आयन है, ठीक है, साथ में पोटाशियम, यानी पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। ये जो कंपाउंड है इसको आम जुबान में हम जो है वो नॉर्मल इसका नाम ले लेते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसके क्रिस्टल पर इनको स्ट्राइक करवाया। जब ये क्रिस्टल पर स्ट्राइक हुई तो डिफ्रैक्शन हुई। डिफ्रैक्शन के रिजल्ट में ये रेज, जो पीछे से रेज आ रही थी, ये जो आपको रे नज़र आ रही है, ये एक रे नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये डिफरेंट वेवलेंथ वाली आ रही है। कभी किसी वेवलेंथ वाली आती है, कभी किसी वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली रेज जो है वो पैदा होती हैं अगर आप टारगेट मेटल को चेंज कर दें। तो टारगेट मेटल चेंज करने पे डिफरेंट किस्म की जो है वो रेज आ रही थी, उनको जब डिफ्रैक्ट करवाया, कोई रे इस एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई, कोई इस एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई, डिफरेंट रेज मिली, ठीक है हमें। और जब डिटेक्टर ने इन रेज को डिटेक्ट किया तो 3 किस्म की रेज आ रही थी। एक को के सीरीज़ का नाम दिया, यानी कुछ रेज आ रही हैं, सीरीज़ का मतलब सिलसिलावार रेज आ रही हैं, वो के टाइप की हैं, उनकी वेवलेंथ के टाइप की है, फिर एल सीरीज़, फिर एम सीरीज़। तो 3 किस्म की रेडिएशन जो है वो इसमें से मिली। लेकिन जब उन रेडिएशंस का, उन एक्सरेज का जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया तो पता चला हर जो रे है ये मज़ीद आगे डिफरेंट काइंड की जो है वो रेडिएशन में डिवाइड हुई है। जैसे के सीरीज़ जो है ये आगे डिफरेंट लाइंस में डिवाइड हुई थी। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये एक्सरेज का, तो के सीरीज़ के अल्फ़ा के बीटा में डिवाइड हुई थी। एल सीरीज़ जो है वो एल अल्फ़ा एल बीटा में, यानी अल्फ़ा बीटा का मतलब वेवलेंथ का डिफरेंस है, कम वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ। इस तरह से एम अल्फ़ा एम बीटा, ठीक है, ये कम वेवलेंथ वाली होती हैं और ये उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली, ये उससे भी ज़्यादा वेवलेंथ वाली। फिर कम वेवलेंथ वाली में भी 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड की जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी। उनके स्पेक्ट्रम से ये पता चला कि मेटल चेंज करने पर उनकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। हर मेटल का, हर टारगेट मेटल का एक स्पेशल जो है वो किस्म का, एक ख़ास किस्म का स्पेक्ट्रम बनता है अगर आप जो है वो इस जो है वो मेथड के ज़रिए अगर आप एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम चेंज होता रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस था सारे का सारा, इसका सबसे बड़ा यूज़ जो है वो, इसका कंप्रीहेंसिव यूज़ जो किया था वो सर मोज़ले ने किया था। और उन्होंने एक लॉ भी पेश किया जो मोज़ले लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सर मोज़ले ने 1913 में ये जो है वो लॉ पेश किया था, 1913 में, ठीक है। 1913 में उन्होंने ये लॉ पेश किया और उन्होंने बताया कि एक्सरेज का जो ताल्लुक है वो एटम के एटॉमिक नंबर के साथ होता है। और देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इस लॉ के बाद ही पीरियोडिक टेबल को जो है वो सही से डिज़ाइन किया गया था। जो आज हमारी आंखों के सामने पीरियोडिक टेबल है वो इस लॉ के बाद बना था। देखते हैं जी क्या हुआ। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। यानी एक्सरेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट टारगेट मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप बनाए जा सकते हैं, एक शॉर्टर वेवलेंथ वाले, ठीक है, यानी एक्सरेज जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली एक्सरेज और दूसरी लॉन्गर वेवलेंथ वाली। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली एक्सरेज होती हैं उनको के सीरीज़ का नाम दिया गया, जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली एक्सरेज होती हैं उनको एल सीरीज़ का नाम दिया गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि एक्सरेज 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप हायर एटॉमिक नंबर वाली मेटल इस्तेमाल करते हैं तो उससे पैदा होने वाली जो एक्सरेज हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी, ठीक है। यानी शॉर्टर वेवलेंथ की एक्सरेज पैदा होंगी इन केस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर टारगेट मेटल हायर एटॉमिक नंबर की है
तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर प्रोड्यूस होगी। उन्होंने 37 डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो 37 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे 37 मेटल्स का इस्तेमाल किया था, उसमें एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, डिफरेंट मेटल शामिल हैं। तो फिर जाके ये जो है वो पॉइंट्स उन्होंने जो है वो डिड्यूस किए उससे। तो अगर हायर एटॉमिक नंबर वाली मेटल यूज़ करते हैं तो वेवलेंथ की एक्सरेज की वेवलेंथ शॉर्ट होगी। अगर आप लोअर एटॉमिक नंबर वाला टारगेट मेटल यूज़ करते हैं देन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज विल बी लॉन्गर, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्वांटिटेटिव रिलेशन उन्होंने बताया बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे v नहीं है, आप अगर बुक में पढ़ें तो आपको ये v लग सकता है, लेकिन ये v नहीं है, इस साइन को न्यू पढ़ते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा होता है ऊपर से, ठीक है। तो ये न्यू मीन फ्रीक्वेंसी। द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर z माइनस b, ठीक है। इसके जो है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया तो इक्वल का साइन आ गया, साथ में कांस्टेंट आता है a, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर मोजले कांस्टेंट। ये मोजले कांस्टेंट है। ये b के बारे में भी आपको बताता हूँ, b क्या चीज़ है। z है एटॉमिक नंबर, z एटॉमिक नंबर है और a b दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल के साइन में। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर लें उधर भी स्क्वायर लें, तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। उस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा z माइनस b का स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस फैक्टर z माइनस b जो है इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये इक्वेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी जो आपको नज़र आ रही है, इस प्रोपोर्शनलिटी की बेस पे जो मोजले लॉ है उसको डिफाइन किया जाता है। क्या है जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। यानी जो फ्रीक्वेंसी है ये रिलेटेड है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के साथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी किसकी, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो है ये मोजले लॉ है। अब ए क्या है, ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेटल हम यूज़ करें ये इसके लिए, हर मेटल के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसको मोजले कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसको जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। जो बी है, बी को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग क्या प्रोसेस है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस जो है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, वो दरमियान में मौजूद जो शेल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिवाइड हो जाती है, जो एक्चुअल उन पर लगनी होती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर वो नहीं लग पाती, क्योंकि दरमियान में भी इलेक्ट्रॉन आ गए, उनको भी खींचना पड़ जाता है न्यूक्लियस को, तो वो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन उसको उनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको कम करने के साथ साथ उनको रिपेल भी कर रहे हैं। यानी इनर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, इन पर भी नेगेटिव चार्ज, आउटर इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज। तो इस रिपल्जन की वजह से क्या होता है, और कम हो जाती है जो अट्रैक्शन होती है, शेल को और थोड़ा एक्सपैंड होना पड़ जाता है, इन इलेक्ट्रॉन को दूर जाना पड़ जाता है। ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के दरमियान, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे ये, यानी सेम ही, इनको एक जैसा नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इसको हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। ए बी इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। और ये भी मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, हर मेटल का एटॉमिक साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। शेल्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी जो है वो मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है मोजलेस लॉ। अब ये जो मोजले लॉ के पॉइंट थे, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ जो है वो नई इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, यानी इसकी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। मोजले लॉ क्या है, तो इंपॉर्टेंस सबसे पहली है मोजले लॉ का इस्तेमाल करके हमने पोटाशियम और आर्गोन जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो पीरियोडिक टेबल था, इस लॉ से पहले, मोजले लॉ से पहले जो पीरियोडिक टेबल था, वो पीरियोडिक टेबल दिया था सर मेंडलीव ने, उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और वो पीरियोडिक टेबल था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो अगर एटॉमिक मास की बेस पे तरतीब दिया जाए एलिमेंट्स को, तो पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39.098, आर्गोन का एटॉमिक मास है 39.948, ठीक है। तो कम एटॉमिक मास बनता है
पोटाशियम का और आर्गन का एटॉमिक मास बनता है ज़्यादा, तो पोटाशियम आ जाएगा आर्गन से पहले। यानी जब पोटाशियम आर्गन से पहले आ जाएगा तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल आपने खुद देखा हुआ है, फिर पोटाशियम चला जाएगा नोबल गैसेज वाली सीरीज में। पोटाशियम का एटॉमिक मास कम होने की वजह से ये नोबल गैस वाली सीरीज में चला जाएगा, उसके ग्रुप में चला जाएगा, जबकि आर्गन जो है वो एल्कली मेटल वाले ग्रुप में चला जाएगा, जो फर्स्ट ग्रुप है, क्योंकि एटॉमिक मास की बेस पे आर्गन बाद में आना चाहिए। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे देखें तो एटॉमिक नंबर की बेस पे आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो पता चला कि एलिमेंट्स जो हैं उनको तरतीब एटॉमिक मास की बेस पर नहीं देना चाहिए, एटॉमिक नंबर की बेस पे देना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर की बेस पे आर्गन अपने आप पहले नंबर पे आ जाएगा, वो नोबल गैसेज में चला जाएगा, और पोटाशियम एल्कली मेटल में चला जाएगा। तो ये सबसे पहला था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब दिया गया। और बहुत सारे एलिमेंट, ये तो एक ही पेयर मैंने लिखा है आर्गन और पोटाशियम वाला, ठीक है, और बहुत सारे पेयर हैं जिनकी तरतीब ठीक हो गई इस लॉ के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, मोज़ले लॉ ने बहुत सारे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो है वो की। किस तरह से, जैसे कि टेक्नीशियम 43 है, इसके अलावा प्रिसोडीमियम 59 है, रोडियम 45 है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस लॉ के बाद डिस्कवर हुए, क्योंकि पता चल गया कि एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर उनके केमिकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, वो एटॉमिक नंबर है। तो बहुत सारे नए एलिमेंट्स जो पहले नहीं डिस्कवर हुए थे, एटॉमिक नंबर की वजह से वो भी डिस्कवर हो गए। हमें पता चल गया कि ये वाले एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 45 वाला भी होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो है वो 59 वाला भी होना चाहिए, 43 वाला भी होना चाहिए। तो हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, वो भी डिस्कवर हो गए। इसके अलावा मोज़ले लॉ का इस्तेमाल करके ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर को भी कैलकुलेट किया गया। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके उनके एटॉमिक नंबर को भी कैलकुलेट किया गया। रेयर अर्थ एलिमेंट यानी इनर ट्रांजिशन, जो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो इस मोज़ले लॉ की मदद से बहुत कुछ जो है वो नया मिला। और जो आज आपको पीरियोडिक टेबल अपनी बुक्स में नज़र आता है वो इस मोज़ले लॉ के बाद ही डिज़ाइन किया गया था। उससे पहले के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी खामियां थी, इस पीरियोडिक टेबल में भी हैं, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहे।